स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है मानव बस्तियाँ। इसमें हम पढ़ चुके हैं मानव बस्ती क्या है, उसके साथ ग्रामीण बस्ती के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों है नगरीय बस्तियाँ। तो शुरू करते हम नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती में हम मुख्यतः शुरुआत करते हैं भारत में नगरों का विकास। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे भारत में जो नगरों का विकास है वो कैसे हुआ। आप थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। भारत में नगरों का अभ्युदय प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ। यानी जो भारत में नगरों का विकास हुआ मुख्यतः प्राग ऐतिहासिक काल से हुआ। यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है बच्चों ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में आपको समझा दूं। वैसा हमारा टॉपिक हिस्ट्री का है नहीं, फिर भी यहाँ पर अगर शब्द आ रखा तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। यानी प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें मानवीय जीवन पूर्ण रूप से पत्थरों पर ही निर्मित था। इसलिए इस काल को पाषाण युग का काल भी कहा जाता है। इस काल में क्या हुआ, इस काल में मानवीय जीवन बहुत ही सरल था, इसलिए मानव का अधिक आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मानव के किसी चीज़ की अधिक आवश्यकता नहीं थी। यही कारण था कि इस काल में मानव का जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाया, और साथ ही इसलिए उसके पास अपनी कोई लिपि भी नहीं थी। यानी यहाँ पर मानव के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी। ऐतिहासिक मान्यताओं में हम उसी काल को प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें क्या था, मनुष्य के पास अपनी कोई लिपि भी नहीं थी। उसके साथ मनुष्य पूर्णतः पत्थर पर निर्भर था, इसलिए इस युग को पाषाण युग भी कहा जाता था। इसी युग में हमारे विभिन्न तरह के नगरों का अभ्युदय हुआ, नगरों का विकास हुआ, जिसमें हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में आए। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, हड़प्पा जैसी सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता हो गया, इसमें हमारे जो नगर है काफ़ी अस्तित्व में आए। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यानी इसके बाद जो हमारे नगर हैं उसमें विकास का जो साक्षी है। इसके बाद ये कहा गया कि जो हमारे नगर है उनका निरंतर विकास होते गया। इस समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। यानी जो यूरोपीय का भारत आने के उतार चढ़ाव भरा रहा, उसमें क्या हुआ, विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों का विकास कई रूपों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें मुख्यतः जो हमारे नगरों का वर्गीकृत रूप है वो 3 प्रकार के हैं। पहला हो गया प्राचीन नगर, दूसरा हो गया मध्यकालीन नगर, तीसरा हो गया आधुनिक नगर। प्राचीन नगर कौन कौन से इसको देखते हैं, मध्यकालीन नगर कौन कौन से इसको भी देखते हैं, उसके बाद आधुनिक। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पहला प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। यानी उस समय जो हमारे प्राचीन नगर थे मुख्यतः जो उनका विकास हुआ था वो मुख्यतः हुआ था धार्मिक और सांस्कृतिक रूपों को देख के हुआ था। इसमें वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है कि जो वाराणसी है उसे भारत का एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र कहा जाता है। पर्यटन केंद्र का मतलब यह है कि यहाँ पर विदेशों से कई पर्यटन आते हैं, तो इसलिए जो वाराणसी है सर्वप्रथम उसे धार्मिक और सांस्कृतिक प्राचीन नगर कहा जाता है। उसके बाद प्रयाग इलाहाबाद में, पाटलिपुत्र पटना में, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी जो प्राचीन नगर है यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है जो हमारे प्राचीन नगर है कौन कौन से, वो कौन कौन से, आपका वाराणसी हो गया, प्रयाग इलाहाबाद, पाटलिपुत्र हो गया पटना में, मदुरई हो गया, ये प्रमुख प्राचीन नगर है। फिर हो गया मध्यकालीन नगर। वर्तमान के लगभग 100 नगरों का ऐतिहासिक मध्यकाल से जुड़ा है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में है। जो हमारे रजवाड़े हो गए जो जैसे हो गया हमारे रजवाड़े राजस्थान के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए। मध्यकाल का समय हो गया जो हमारे इस समय जो मुसलमानों का शासन था, यानी जो मुसलमानों का जो शासन था जिसे कहते हैं मध्यकालीन भारत, उस समय की बात हो रही है। उस समय हमारे रजवाड़े थे और राज्यों के मुख्यालय के रूप में अधिकांश क्या हुआ, इन नगरों का विकास हुआ। ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ। जो प्राचीन नगर हैं, जो खंडर थे, उनके आधार के रूप में हुआ, उन खंडरों पर हुआ था। जो हमारे उस समय के मध्यकालीन नगर थे उनका जो निर्माण हुआ प्राचीन नगरों के जो खंडर थे
जो हमारे प्राचीन नगर थे जो टूट फूट गए थे या किसी कारण उनका उन नगरों का पूर्णतः समापन हो गया था, वो नगर अपने विक्षिप्त रूप में चले गए थे, उन नगरों का विलुप्तीकरण हो गया था, उन्हीं के खंडरों पर कहा जाता है कि जो मध्यकालीन नगर है उनका निर्माण किया गया था। ऐसे नगरों में जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। ये आप याद ध्यान रखिएगा, जो मध्यकालीन नगर है दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा है। उसके बाद हो गया आधुनिक नगर। आधुनिक नगर यानी जो अभी तक चल रहे हैं। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्हें सर्वप्रथम जो तट हो गए हमारे प्रायद्वीप भारत है उसके अगल बगल, जैसे हो गया सूरत हो गया, गुजरात हो गया, तटीय राज्य हो गया, दमन द्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, गोवा हो गया, ये सब तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या अपने आधुनिक नगर बसाए, मुख्यतः व्यापार के लिए। व्यापारी पतन, उसके साथ साथ व्यापारी पतन अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडो मुंबई जिसे पहले कहा जाता है, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। यानी जो अंग्रेजों ने मुख्य 3 शहर बसाए, 3 नगर बसाए मध्यकाल में, वो मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता। यहाँ से उन्होंने अपना व्यापार करना भी शुरू किया। यह है मध्यकालीन नगर। उसके बाद है इसमें फिर है अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अपने रजबारों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्र हो गया, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो प्रत्यक्ष रूप से जो वहाँ के रजवा रहे थे, राजा महाराजा लोग थे, उनको अपने नियंत्रण में लिया। उसके साथ अपनी प्रशासनिक केंद्रों के रूप में और ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में और पर्वतीय नगरों के रूप में स्थापित किया। यानी जो नगर थे उन्होंने फिर अपने फायदे के लिए उनकी जो बसावट की, कहीं उन्होंने प्रशासनिक राजधानी बना दी, कहीं उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी, कहीं उन्होंने अपने विश्राम स्थल बना दिए ताकि उनके देख रेख कर पाए। उनके साथ साथ उनका जो व्यापार है इन नगरों के आयात निर्यात के रूप में चलता रहे। ये उनका मुख्य एजेंडा था, अंग्रेजों का था। उनमें सिविल प्रशासन और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा गया। जो सिविल क्षेत्र हो गया, हमारे प्रशासनिक क्षेत्र हो गया, जो सैन्य क्षेत्र, छावनी वगैरह जो बन रहे थे उस समय, उन सब को इन्होंने जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योग पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। लेकिन 1850 के बाद धीरे धीरे हमारे औद्योगिक नगर भी यहाँ पर जुड़ने लगे। अभी देखेंगे औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं, जिसमें जमशेदपुर का एक उदाहरण है। जमशेदपुर बहुत बड़ा औद्योगिक नगर था उस समय। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्र, जैसे हो गया जो प्रशासनिक नगर हो गया हमारे, चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि थे। और जो औद्योगिक नगर थे उसमें दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, सिंदरी हो गया, बरौनी हो गया के रूप में। ये मुख्यतः जो हमारे नगर है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में है। कुछ पुराने नगरों के चारों ओर अनुषंगीय नगरों के रूप में विकसित हुए। अनुषंगी नगर हो गया जो हमारे नगर हो गए, महानगर हो गए, उसके चारों छोटे छोटे जो नगर बनाए गए उसे कहते हैं अनुषंगी नगर। यानी बड़े नगरों के हुए एक छोटा प्रारूप हो गया, उसे कहते हैं अनुषंगिक नगर। यानी जहाँ एक बहुत बड़ा नगर है उस नगर के चारों छोटे छोटे जो नगर बना रहे थे उसको इन्होंने नाम दिया अनुषंगी नगर। और दिल्ली के चारों ओर जैसे गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम आदि है। जैसे कि बहुत बड़ा नगर हो गया दिल्ली, उस समय दिल्ली को एक बहुत बड़ा नगर मान लिया, और उसके जो चारों ओर हो गया गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, इसके ये अनुषंगी नगर हो गए। यह कहने का तात्पर्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नगरों का भी, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी जनसंख्या के मध्य से छोटे नगरों का भी विकास हुआ। यानी धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जो छोटे नगर थे उनका भी विकास होना शुरू हो गया। ये थे हमारे मुख्यतः जो भारत में नगरों का विकास है, इन 3 आधारों पर हुआ था, प्राचीन आधार पर, मध्यकालीन आधार पर और आधुनिक आधार पर। अब देखते हम ग्रामीण भारत में नगरीकरण। नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। यानी जो हमारे नगर हैं उनकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर उनकी जनसंख्या के आधार पर ही बताया गया है। वैसे हम मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत वाली बुक है उसमें नगरों के संबंधी बहुत अच्छी तरह पढ़ भी चुके हैं, उसकी एक डेफिनेशन भी बता चुके हैं, चाहे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अन्य कंट्री के परिप्रेक्ष्य में नगर क्या होते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं।
वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का जो स्तर है 31.16, इसको ध्यान रखिए बच्चों। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो नगरीकरण का स्तर है 31.16% है, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। यानी विकसित देशों में नगरीकरण ज़्यादा है और ग्रामीण कम है, और भारत में नगरीकरण कम है, ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण यानी गाँव हमारे ज़्यादा हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुनी बढ़ी। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के अभिभाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई। 4.1 में किंतु 4.1 जो हमारा चित्र अभी देखते हैं इसमें हम सीधे पढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए 4.1 की तालिका है। 1901 में जो हमारे नगरीकरण थे उनकी जनसंख्या इतनी थी, फिर नगरीकरण हज़ारों, फिर धीरे धीरे % यहाँ देखिए। और 2011 में जो नगरीय संकुलों की संख्या 6171, उसका इनके हज़ारों में यहाँ पर ये देखिए 3,77,000। उसके बाद जो % 31.16 और दशक की वृद्धि दर 31.08। ये नगरीय प्रवृत्ति है 1901 से 2001 की, जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होती रही। तो हम सीधे पढ़ते हैं जनसंख्या के आकार पर नगरों का वर्गीकरण। मुख्यतः जनसंख्या आकार पर नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर हो रखा है? भारत की जनगणना नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। तालिका 4.2 में यहाँ देखिए बच्चों 4.2 है तालिका, ये 6 है, 4.2 तालिका, ये है 4.2 तालिका। आप इसको बना लीजिए। जो हमारे नगरों की स्थिति है, पहले क्या थे और वर्तमान में क्या है, लगातार बढ़ोतरी होती रह रही है, ये कहने का आशय है। फिर इसमें है 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों का नगर, यानी जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं उसको नगर कहा गया है, अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। यानी 1 लाख से अधिक, इसको मैं हेडलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम नगर कहा जाता है, और 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को महानगर, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। आप इस पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम नगर या नगर कहा जाता है, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले को महानगर, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है आपका यहाँ पर मेगा नगर। आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। हम सीधे पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है नगरों का पर इसमें जो हेडिंग है, इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। इसमें देखते हैं जो हमारे नगर हैं वो कितने प्रकार के हैं। मुख्य तो यहाँ पर जो नगर है वो 9 प्रकार के होंगे, और किस किस आधार पर होंगे थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें शुरू करते हैं बच्चों। अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहरों और नगर विशेषीकृत सेवा का निष्पादन करते हैं। यानी जो नोडीय का मतलब हो गया जो केंद्र बिंदु हो गया। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त है। इसमें सीधे देखते बच्चों जो हमारे नगर हैं वह कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। इसमें जो पहला नगर है प्रशासन शहर और नगर। इसमें क्या है, इसमें पहला है जो उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों को वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं। जो उच्चतम क्रम के जो प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं जहाँ पर मुख्यतः शासन प्रशासन दोनों बैठते हैं। हमारे जो राज्य के जो हमारे जितने भी कार्य वगैरह किए जाते हैं, राज्य के संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं, राज्य संबंधी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, शासन प्रशासन के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इस तरह के नगर को कहते हैं शासन प्रशासन शहर और शहर नगर। इसमें मुख्यतः जो नगर आते हैं चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फॉल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये है प्रशासनिक नगर। अब हो गया औद्योगिक नगर, जिसमें हमारे औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जैसे मुंबई वाला क्षेत्र, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि। बच्चों इनके बारे में एक एक करके डिटेल में आपका जो मैं इसमें औद्योगिक भारत में इसमें एक टॉपिक है भारत का जो औद्योगिक संसाधन है उसमें जो मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में एक एक करके मैपिंग के द्वारा आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका कहाँ कहाँ पर विस्तार है
और खनिज जो संसाधन पढ़ेंगे उसमें भी मैं पूरी तरह आपको बताऊंगा, और निर्माण उद्योग क्षेत्र में जो पढ़ेंगे उसमें भी आपको इन औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में एक एक करके मैपिंग के माध्यम से पूरे डिटेल में समझाऊंगा। बस अभी आप यहाँ ये देखिए, जो हमारे नगर हैं वो किसके रूप में हैं और औद्योगिक नगर किसको कहते हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखना है। यह है औद्योगिक नगर। मुंबई, सैलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों के विकास में है। उसके बाद परिवहन नगर हो गया। ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला हो गया, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ये बंदरगाह वाला टॉपिक। कांडला बंदरगाह, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापत्तनम इत्यादि। अथवा आंतरिक परिवहन की दूरियां भी धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। ये मुख्यतः परिवहन नगर, आप इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपसे यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे और हमेशा बनते भी हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वाणिज्य नगर हो गया। इसमें व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता हो गया, सहारनपुर, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण है वाणिज्य नगर के। फिर हो गया खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्धि क्षेत्र से में विकसित हुए हैं, जैसे रानीगंज हो गया, झरिया, डिगबोई, अलंकेश्वर, सिंगरौली। ये खनन नगर जहाँ से हमारे तेल वगैरह, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का हमें प्राप्त होते हैं। जैसे डिगबोई हो गया असम में, भारत का पहला तेल शोधन क्षेत्र है। अलंकेश्वर ये गुजरात में हमारे जो रिफाइनरी है तेल की, उसका यहाँ पर मुख्यतः रिसाइकिल किया जाता है। उसके बाद है गैरीसैंण, जिसे कहते हैं छावनी नगर। इन नगरों का उदय गैरीसैंण नगरों के रूप में हुआ, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर आदि। यानी जो हमारे कंटामेंट क्षेत्र होते हैं, छावनी क्षेत्र होते हैं, इस तरह के जो नगरों को कहते हैं हम मुख्यतः छावनी गैरसैनी नगर कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे वाराणसी हो गया, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध हुए हैं। यानी ये मुख्यतः हमारे कौन से नगर हो गया, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। फिर हो गया शैक्षिक नगर, जहाँ पर एजुकेशन संबंधी प्रावधान बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हो गया आपका मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की हो गया, IIT यहाँ वगैरह IIT का कोर्स वगैरह किया जाता है। वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, पिलानी हो गया, इलाहाबाद हो गया। ये प्रमुख एजुकेट नगर हैं, शैक्षिक नगर हैं। उसके बाद हो गया पर्यटन नगर। इसमें मुख्यतः जो है नैनीताल हो गया, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, जोधपुर, उसका जैसलमेर। उसके बाद उलगमंडलम, ऊटी हो गया, माउंट आबू हो गया, कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान है। ये मुख्यतः आपके प्रमुख पर्यटन नगर है। यानी जो अभी हमने अध्ययन किया, नगरों का वर्गीकरण किया और नगर कितने प्रकार के थे वो हमने देखा। पहला था आपका प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, वाणिज्यिक नगर, खनन नगर, गैरीसैंण या छावनी नगर। उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक नगर, शैक्षिक नगर और पर्यटन नगर। तो बच्चों ये थे हमारे प्रमुख नगर। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक इतना, इसमें आपको कोई रटने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, भारत 10 लाख, यानी 10 लाख नगरों कुल, यानी जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उनका यहाँ पर जो हमारे शहर हैं उनके बारे में दे रखा है। यानी इन शहरों में कम से कम 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। ये वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों इस टॉपिक में आपको ज़्यादा ऐसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये टॉपिक कितना जटिल है कि आपको कन्फ्यूज़न करे। बस आपको जैसे मैंने चीज़ें समझा रखी है आप वैसे कीजिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज है, आप इसको स्वयं कर भी लेंगे, और आई होप, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज का जो हमारा ये टॉपिक था, मुख्यतः ये था हमारा मानव बस्तियाँ। तो मुख्यतः आपको मानव बस्ती के बारे में जो हमने अध्ययन किया था, हर एक टॉपिक को पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।